हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंट क्लास। आज हम क्लास 12 का सेकंड बुक का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है कंपनी अकाउंट्स रिडक्शन ऑफ डिवेंचर्स। क्लास 12 की जो सेकंड बुक है वो कंपनी अकाउंट से रिलेटेड है, जिसमें फर्स्ट चैप्टर हम इशू ऑफ शेयर पढ़ चुके हैं, सेकंड चैप्टर में हम इशू ऑफ डिवेंचर्स पढ़ चुके हैं और इशू ऑफ डिवेंचर्स में हम ये पढ़ चुके हैं कि कंपनी डिबेंचर्स के थ्रू पब्लिक से लोन लेती है और जब भी कंपनी किसी से लोन लेती है तो वो लोन कभी ना कभी कंपनी को पे करना होता है। तो इस चैप्टर में हम कंपनी के द्वारा डिबेंचर्स के रूप में लिए गए लोन को रीपे करने से रिलेटेड सभी चीज़ों को बारी बारी से समझने की कोशिश करेंगे। जब कंपनी को पब्लिक से लोन लेना होता है तो कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है और जो लोग डिबेंचर्स खरीदते हैं उनको हम बोलते हैं डिबेंचर होल्डर्स। जब डिबेंचर्स को इशू करने का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो डिबेंचर होल्डर्स को एक सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, जिसमें कंपनी द्वारा लिए गए लोन की सारी डिटेल होती है कि कंपनी ने एक पर्टिकुलर डिबेंचर होल्डर से कितना लोन लिया है, कितने टाइम के लिए लोन लिया है और उस लोन की रीपेमेंट कब की जाएगी और उस लोन की रीपेमेंट कितनी की जाएगी। मीन्स डिबेंचर्स को इशू करते टाइम ही हमें डिबेंचर्स को रीपे करने की सारी कंडीशंस पता होती है। तो उन्हीं कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम के बाद कंपनी डिबेंचर होल्डर्स को उनका लोन रीपे करती है। उसी को हम बोलते हैं रिडक्शन ऑफ डिबेंचर्स। एक बार हम रिडक्शन ऑफ डिबेंचर का मीनिंग पढ़ लेते हैं। Repayment of loan taken through debentures to debenture holders is known as reduction of debentures। तो डिबेंचर्स के रूप में कंपनी ने जो लोन लिया हुआ है डिबेंचर होल्डर से, इस लोन की रीपेमेंट को ही हम बोलते हैं रिडक्शन ऑफ डिबेंचर्स। या हिंदी में हम इसको बोल सकते हैं कि ऋण पत्रों की राशि का ऋण पत्रधारियों को भुगतान करना ही ऋण पत्रों का शोधन कहलाता है। जब हम डिबेंचर्स को इशू करते हैं तो उन्हें कंपनी एट पर भी इशू कर सकती है, एट डिस्काउंट पर भी इशू कर सकती है और एट प्रीमियम पर भी इशू कर सकती है। लेकिन जब डिबेंचर्स को रिडीम किया जाता है, मीन्स डिबेंचर की अमाउंट को रीपे किया जाता है, तो इशू के टाइम ही हमें पता होता है कि डिबेंचर्स को रीपे एट पर किया जाएगा या फिर एट प्रीमियम पर किया जाएगा। मीनिंग को पढ़ के हमें ये तो पता चल गया कि रिडक्शन ऑफ डिबेंचर्स का मतलब होता है डिबेंचर्स की अमाउंट को रीपे करना। अब अगली बात आती है कि डिबेंचर होल्डर्स को जो अमाउंट कंपनी पे करेगी उसके लिए पैसा आएगा कहाँ से। मीन्स सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर द रिडक्शन ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए फाइनेंस के कौन कौन से स्रोत होंगे। कंपनी के पास डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए मेनली 3 तरह के सोर्सेज होंगे। पहला, रिडक्शन फ्रॉम द प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। जब भी डिबेंचर्स को रिडीम करने का टाइम आएगा तो कंपनी नए शेयर्स या नए डिबेंचर्स को इशू कर लेगी और नए शेयर्स और नए डिबेंचर्स को इशू करके जो भी पैसे आएंगे उन पैसों से डिबेंचर्स को रिडीम कर दिया जाएगा। अगर कंपनी डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए ये तरीका यूज़ करती है तो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। दूसरा सोर्स ऑफ फाइनेंस है रिडक्शन ऑफ डिबेंचर्स आउट ऑफ कैपिटल। इसमें कंपनी अपनी कैपिटल, जो कंपनी के पास एसेट्स होती है, उनको बेचकर कंपनी डिबेंचर्स को रिडीम कर देती है। तो डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए कंपनी को अपनी एसेट्स बेचनी पड़े, इसीलिए इस तरीके को कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के लिए अच्छा नहीं माना जाता।
और तीसरा सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है रिडक्शन ऑफ डिबेंचर्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स। डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए जो तीसरा सोर्स ऑफ फाइनेंस है, इसको सबसे बेस्ट माना जाता है। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, रिडक्शन ऑफ डिबेंचर्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स। इसमें कंपनी हर साल अपने प्रॉफिट्स में से कुछ प्रॉफिट बचाती है और उस प्रॉफिट में से एक रिजर्व का निर्माण करती है जो डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए बनाया जाता है। कंपनी ने डिबेंचर्स को एक फिक्स टाइम के लिए इशू किया है, तो जब तक डिबेंचर्स को रिडीम करने का टाइम नहीं आता है तब तक कंपनी इस रिजर्व में एक फिक्स्ड अमाउंट डालती रहती है, और जब डिबेंचर्स को रिडीम करने का टाइम आता है तो उस रिजर्व में इतनी अमाउंट इकट्ठा हो जाती है कि रिजर्व में इकट्ठे हुए पैसे से कंपनी आराम से डिबेंचर्स को रिडीम कर सकती है। इस सोर्स ऑफ फाइनेंस में कंपनी अपने प्रॉफिट को रिजर्व में डालती है और उस रिजर्व का नाम होता है डिबेंचर रिडक्शन रिजर्व। इसको आप लोग +1 में पढ़ चुके हैं, डिबेंचर रिडक्शन रिजर्व, जो स्पेशली डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए बनाया जाता है। जब कंपनी डिबेंचर रिडक्शन रिजर्व का निर्माण करती है तो कंपनी अपने प्रॉफिट्स को इस रिजर्व में डालती है, जिसके कारण कंपनी के प्रॉफिट्स कम हो जाते हैं, और प्रॉफिट कम होने के कारण शेयर होल्डर्स को डिविडेंड कम पे करना पड़ता है। मीन्स जो प्रॉफिट शेयर होल्डर को डिविडेंड के रूप में दिया जाना था, वही प्रॉफिट कंपनी ने डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए थोड़ा थोड़ा बचाना शुरू कर लिया है। यदि कंपनी ये तरीका यूज़ करती है तो इससे कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। तो रिडक्शन ऑफ डिबेंचर से रिलेटेड अगर थ्योरी आपसे पूछी जाएगी तो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए कौन कौन से सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हो सकते हैं। तो आपको यही तीनों सोर्सेज ऑफ फाइनेंस लिखने हैं और इनके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना ज़रूरी है। डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए सेबी ने कुछ गाइडलाइंस बनाई हैं। सेबी मतलब सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो डिबेंचर होल्डर्स और कंपनी दोनों की भलाई के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है। तो सेबी ने कंपनी और डिबेंचर होल्डर्स दोनों की भलाई के लिए कुछ गाइडलाइंस बनाई है डिबेंचर्स को रिडीम करने से रिलेटेड। तो पहली गाइडलाइन है कि डीआरआर का निर्माण केवल गैर परिवर्तनीय ऋण पत्रों के लिए किया जाता है। आपको पता है कि डिबेंचर्स कई तरह के होते हैं, कन्वर्टिबल डिबेंचर, नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। तो उनमें से जो नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स हैं, उन्हीं डिबेंचर्स के लिए हमें डीआरआर मतलब डिबेंचर रिडक्शन रिजर्व का निर्माण करना है। दूसरी गाइडलाइन है कि ऋण पत्रों की कुल राशि का 25% डीआरआर बनाना जरूरी है। अगर कंपनी ने डिबेंचर्स इशू किए हुए हैं 5 लाख रुपए के, तो 5 लाख रुपए का 25% होगा 1,25,000। तो डिबेंचर्स को रिडीम करने के प्रोसेस को शुरू करने से पहले डीआरआर में ऋण पत्रों की कुल राशि का 25% अमाउंट डालना जरूरी है। अगर कंपनी चाहे तो कितनी भी अमाउंट डीआरआर में डाल सकती है, लेकिन कम से कम 25% डिबेंचर रिडक्शन रिजर्व में अमाउंट होना जरूरी है डिबेंचर्स को रिडीम करने से पहले। तो जब भी कंपनी डिबेंचर्स को रिडीम करेगी तो ये दोनों गाइडलाइन कंपनी को ध्यान में रखनी पड़ेगी। बट सेबी ने कुछ कंपनीज को डीआरआर क्रिएट करने की छूट भी दी है। तो सेबी ने किन किन कंपनीज को डीआरआर क्रिएट करने की छूट दी है? जितनी भी बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस है और जितनी भी इंडिया में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, मींस जितनी भी कंपनीज फाइनेंस का बिजनेस करती है, उन सभी इंस्टीट्यूशन को डीआरआर क्रिएट करने की छूट दी गई है। मींस उन्हें डिबेंचर रिडक्शन रिजर्व का जो रूल सेबी ने बनाया है वो रूल फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इन दोनों के अलावा अगर किसी और कंपनी ने डिबेंचर्स को इशू किया है
और अब वो डिबेंचर्स को रिडीम करना चाहती है, तो इन दोनों के अलावा बाकी सभी कंपनीज को DRR से रिलेटेड जो सेबी ने रूल बनाया है उसको फॉलो करना ज़रूरी है। तो जिन कंपनीज के लिए DRR का निर्माण करना ज़रूरी है उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट रूल और बनाया है, वो ये है कि जितनी अमाउंट कंपनी को डिबेंचर होल्डर्स को पे करनी है उस अमाउंट का 15% कंपनी को इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। कंपनी वो 15% इन्वेस्ट बैंक में इन्वेस्ट कर सकती है या उसको अगर किसी और सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करना बेहतर लगता है तो वो उसमें इन्वेस्ट कर सकती है। अगर कंपनी चाहे तो ज़्यादा भी इन्वेस्ट कर सकती है, बट कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग कम से कम रीपे अमाउंट का 15% किसी भी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी को 5 लाख रुपए के डिबेंचर्स 31 मार्च 2008 को रिडीम करने हैं, तो इस अमाउंट का 15% कितना होगा? इस अमाउंट का 15% होगा 75,000। ये भी बोला है कि ये 75,000 हमें कब इन्वेस्ट करना है, तो जिस साल में डिबेंचर्स को रिडीम किया जाएगा उस साल की शुरुआत जिस महीने से होगी उसी महीने में कंपनी को कम से कम 15% अमाउंट इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। तो अगर 31 मार्च 2008 को कंपनी को डिबेंचर्स रिडीम करना है तो कंपनी 1 अप्रैल 2007 से लेकर 30 अप्रैल 2007 इस एक महीने के ड्यूरेशन में कंपनी कभी भी रीपे अमाउंट का 15% किसी भी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर सकती है। तो कंपनीज एक्ट में टाइम भी बताया है कि कंपनी को ये 15% इन्वेस्ट कब करना है। तो ध्यान रहे, जिस साल हमें डिबेंचर्स को रिडीम करना है वो साल कब शुरू होगा? 1 अप्रैल 2007 को। तो 1 अप्रैल 2007 से लेकर 30 अप्रैल 2007 मतलब एक महीने के ड्यूरेशन में कंपनी कभी भी 15% या इससे ज़्यादा किसी भी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर सकती है। और जब भी डिबेंचर्स को रिडीम करने का टाइम आएगा 31 मार्च 2008, उसी डेट पे कंपनी इस इन्वेस्टमेंट को बेच देगी और उस इन्वेस्टमेंट को बेचकर जो भी पैसा आएगा उस पैसे को डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए यूज़ कर लेगी। इस वीडियो में हमने मीनिंग ऑफ डिबेंचर रीड किया। सेबी ने डिबेंचर रिडक्शन रिजर्व से रिलेटेड जो भी गाइडलाइंस जारी की हैं, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो भी रूल बताए गए हैं और किन किन कंपनीज को DRR क्रिएट करने की छूट दी गई है, वो सारी चीज़ें हम लोग रीड कर चुके हैं। अब उन सारी चीज़ों को हम एक प्रोसेस के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ जर्नल एंट्रीज। सबसे पहले डिबेंचर्स को इशू किया जाता है, जो हम पिछले चैप्टर में सीख चुके हैं। तो इशू ऑफ डिबेंचर की जर्नल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। आप क्वेश्चन को ध्यान से रीड करेंगे कि डिबेंचर्स को एट पर इशू किया गया है, एट प्रीमियम पर या एट डिस्काउंट पर। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आप डिबेंचर्स को इशू करने की जर्नल एंट्री करेंगे। डिबेंचर्स को रिडीम के प्रोसेस को करने से पहले सेबी की गाइडलाइंस और कंपनीज एक्ट को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। एक गाइडलाइन है DRR से रिलेटेड और कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मेलिटी है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। तो ये दो काम हमें डिबेंचर्स को रिडीम करने से पहले पूरे करने होंगे। तो पहला काम है क्रिएशन ऑफ DRR। जितने भी डिबेंचर्स कंपनी ने इशू किए हुए हैं, कम से कम उसका 25% अमाउंट डिबेंचर रिडक्शन रिजर्व में डालना ज़रूरी है।
अगर कंपनी चाहे तो 25% से ज़्यादा 100% तक भी DRR में डाल सकती है, बट कम से कम 25% अमाउंट डालना ज़रूरी है। 25% से कम नहीं होना चाहिए, 25% से ज़्यादा हो सकता है। जो भी प्रॉफिट कंपनी में हो रहा है उस प्रॉफिट को हम एक रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे जिसका नाम होगा डिबेंचर रिडक्शन रिजर्व। तो जर्नल एंट्री होगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू DRR अकाउंट। अब बात आती है कि हमें डिबेंचर रिडक्शन रिजर्व कब क्रिएट करना है। क्वेश्चन में हमें दिया होगा कि डिबेंचर रिडक्शन रिजर्व हमें कब क्रिएट करना है, तो उसी डेट के अकॉर्डिंग हम लोग DRR का निर्माण करेंगे। डिबेंचर्स को रिडीम करने की दूसरी फॉर्मेलिटी है इन्वेस्टमेंट ऑफ 15% ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर अमाउंट। जितने डिबेंचर कंपनी को रिडीम करने हैं उसका कम से कम 15% अमाउंट इन्वेस्ट करना जरूरी है। कंपनी 15% से ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकती है, बट इन्वेस्टमेंट 15% से कम नहीं होना चाहिए। कोई भी एसेट हम अगर परचेज करते हैं तो एंट्री होती है डेबिट व्हाट कम्स इन, इसीलिए ये डिबेंचर रिडक्शन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और ये जो इन्वेस्टमेंट हमें करनी है ये कब करनी है, क्वेश्चन में हमें डेट दी होगी। कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग ये इन्वेस्टमेंट हमें करनी है 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक। जिस साल हमें डिबेंचर्स रिडीम करना है उस साल की शुरुआत जिस मंथ में होगी उस मंथ में 30 अप्रैल से पहले हम कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जब रिडक्शन का टाइम आएगा तो जो इन्वेस्टमेंट कंपनी ने डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए की है उस इन्वेस्टमेंट को सेल करके कंपनी अपनी अमाउंट वापस ले लेगी। तो इन्वेस्टमेंट को सेल करके कंपनी के पास जो भी राशि आएगी उसको कंपनी डेबिट करेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसीलिए टू डिबेंचर रिडक्शन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। जैसे ही कंपनी इन्वेस्टमेंट को सेल करेगी उसके बाद कंपनी को डिबेंचर्स रिडीम करना है। तो 5वां स्टेप होगा डिबेंचर्स को रिडीम करने का। तो डिबेंचर्स को रिडीम करने की 2 जर्नल एंट्री होगी, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, और सेकंड जर्नल एंट्री होगी डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और लास्ट में 6th स्टेप होगा ट्रांसफर ऑफ अमाउंट ऑफ DRR इनटू जर्नल रिजर्व अकाउंट। सेकंड एंट्री में हमने जो भी अमाउंट DRR में डाली थी उस DRR अमाउंट को हम जर्नल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। तो एंट्री होगी डिबेंचर रिडक्शन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जर्नल रिजर्व अकाउंट। जब डिबेंचर्स को रिडीम करने का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तब अकाउंटिंग पीरियड के एंड में मींस 31 मार्च में हम ये एंट्री पास करेंगे। तो जब भी क्वेश्चन में हमें डिबेंचर्स को इशू और रिडीम करने की एंट्री के बारे में पूछा जाएगा तो यही 6 स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं। और अगर हमें सिर्फ डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए बोला जाएगा तो इशू ऑफ डिबेंचर को छोड़ के बाकी के जो 2 से लेकर 6 स्टेप्स हमने किए हैं इन स्टेप्स को हमें करना होगा। तो रिडक्शन ऑफ डिबेंचर्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने से पहले आपको ये 6 स्टेप्स अच्छे से समझना ज़रूरी है। डिबेंचर्स को रिडीम करने से पहले ये 3 स्टेप्स और डिबेंचर्स को रिडीम करते टाइम ये 3 स्टेप्स।